सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग। अपन पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं। में से अपन ने पहला पढ़ लिया था कौन सा, गोलीय, फिर बेलनीय यानी आपका स्पेरिकल पढ़ा, उसके बाद अपने सिलेंड्रिकल पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र, प्लेनर वेव फ्रंट। ठीक है, हेडिंग डालो तीसरे नंबर की, समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। हेडिंग डालो प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। डालो हेडिंग। हाँ, तो जैसे कि मैंने तुम्हें उस दिन ही बता दिया था कि तीन प्रकार के ये जो वेव फ्रंट्स है ये किस तरीके से क्या होते हैं, और अभी बताते थे। जैसे कोई बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, बिंदुवत प्रकाश स्रोत मैंने तुम्हें बताया था उस दिन, यानी जो पॉइंट सोर्स है। ठीक है, बिंदुवत प्रकाश स्रोत। फॉर एग्जाम्पल ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। कौन सा है, बिंदुवत, बिंदुवत प्रकाश स्रोत, यानी आपका पॉइंट लाइट सोर्स, पॉइंट लाइट, पॉइंट लाइट सोर्स। इससे जैसे लाइट निकलेगी वो कुछ इस तरीके से निकलेगी, आगे धीरे 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 ऐसे निकलेगी। मैं यदि तुमसे बहुत दूरी पे बात करूं, बहुत, कहां पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस, यदि मैं तुम्हें डिस्टेंस की बात करूं, ये क्या है, अनंत है। अनंत मतलब अभी के लिए मैं इनफाइनाइट कंसीडर करके चल रहा हूं। ये बहुत दूरी पे जैसे जैसे जाते जाओगे तो स्पेरिकल शेप है ना, ये कैसा शेप लेती जाएगी, समतल शेप लेती जाएगी, और हमें कैसा दिखाई देगा, एक प्लेन वेव फ्रंट दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर है। चलो अब लिखो, सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे, फिर इंग्लिश मीडियम वाले लिखें। ठीक है, सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। लिखना स्टार्ट। देखो, यदि बिंदुवत प्रकाश स्रोत, यदि बिंदुवत प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर हो तो अनंत दूरी पर हो तो उससे उत्सर्जित तरंगाग्र, उससे उत्सर्जित तरंगाग्र बहुत अधिक दूरी पर, बहुत अधिक दूरी पर लगभग समतल दिखाई देते हैं, लगभग समतल दिखाई देते हैं, और इन्हें ही समतल तरंगाग्र कहते हैं, और इन्हें ही समतल तरंगाग्र कहते हैं। और इन्हें ही समतल तरंगाग्र कहते हैं। डायग्राम बनाओ अच्छा सा। उसके बाद हिंदी इंग्लिश मीडियम लिखो, प्लेन वेव फ्रंट। हाँ लिखो इसके अंदर, इफ द पॉइंट सोर्स केप्ट, इफ द पॉइंट सोर्स इज केप्ट, if the point source kept at infinite distance
at infinite distance, नीचे वाली कॉमा, then emitted, नीचे वाली कॉमा, then emitted wave front, नीचे वाली कॉमा, then emitted wave front appears almost plane at very large distance, फिर से नीचे वाली कॉमा, दिस wave front is called plane wave front. This wave front is called plane wave front. हाँ, इसको लिखना पॉइंट लाइट सोर्स और इसको लिखना प्लेन वेव फ्रंट. प्लेन वेव फ्रंट. सारा फटाफट. हेडिंग डाले भाई आगे वाली. चलो आगे वाली हेडिंग डालो. अब पढ़ेंगे थोड़ा सा अपन आगे की ओर. ध्यान से समझना. कला संबंध स्रोत व अकला संबंध स्रोत. ठीक है. कोहेरेंट सोर्सेज और इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हेडिंग डालो कला संबंध स्रोत, स्मॉल ए डाल के. और ये जो टॉपिक है ना, ये आपके काम में आएगा. इसमें सारे इंटरफेरेंस वगैरह में सब में काम में आएगा. हेडिंग डालो कला संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट सोर्सेज. कला संबंध स्रोत. थ्योरी समझना बस. अब कला संबंध स्रोत होते क्या हैं. पहली बात तो आपको समझनी होगी. मान लो कोई ये पॉइंट है, इससे कोई वेव निकल रही है, ये वेव निकल रही है, और एक दूसरा ये स्रोत S1 है और एक स्रोत है S2. इससे भी कोई लाइट निकलेगी, वो वेव के रूप में निकलेगी. तो जरा चेक करो, जैसी वेव यहां से निकल रही है वैसी वेव यहां से निकल रही है. तो एक चीज तो ये बताओ कि एक वेव तो ये है और एक वेव आपकी ये है. इनमें अंतर है कि नहीं अंतर? यानी इनमें फेज का अंतर है, जस्ट उल्टी है, यानी 180 डिग्री है कि नहीं है. तो इनमें फेज डिफरेंस की बात हो रही है. मतलब इनकी वेव की स्ट्रक्चर चेंज होने से हमें क्या मिल रहा है? फेज. फेज का मतलब कला. तो ये सोर्सेस दो हैं S1 और S2. इनसे वेव ऐसी निकली और उसके बाद आगे जाके ऐसे हुई, ये भी आगे जाके ऐसे हुई. इन दोनों वेव्स में किसी भी प्रकार का फेज है क्या? दोनों सेम फेज में चल रही हैं? नहीं, फेज में सेम में चल रही हैं. तो यदि आप किसी भी प्रकाश स्रोत से जो उत्सर्जित तरंगों, ये मतलब उत्सर्जित तरंग है,
इनके मध्य कलांतर, कलांतर का मतलब फेज, समय के सापेक्ष नियत रहे या निश्चित रहे, तो ऐसे स्रोत क्या होंगे? कला संबंध स्रोत होंगे, यानी कोहेरेंट सोर्सेज होंगे। यानी सोर्सेज इन विच फेज डिफरेंस with respect to time is constant, that type source is called coherent sources। यही यदि ये वेव ऐसे निकल रही थी और यही वेव ऐसे निकल जाती तो आपका क्या रहता बेटा? ये देखो ऊपर जा रही है नीचे, इसका मतलब समय के सापेक्ष इनके मध्य कलांतर निश्चित नहीं है, अंतर है। इसका मतलब आपके ये सोर्सेज कौन से हो जाएंगे? इनकोहेरेंट सोर्सेज, यानी आपके अकला संबंध स्रोत। बताओ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? एक बार कमेंट कर दो फटाफट। जो भी एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं वो भी, और यूट्यूब पे भी क्लास चल रही है, आज यूट्यूब पे भी लाइव की हुई है, हाँ तो वहां पे बता दीजिए। तो कला संबंध स्रोत के बारे में आपने पढ़ा। कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में क्या होते हैं? यानी समय के सापेक्ष उनके मध्य टाइम क्या रहेगा? फेज डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। दैट टाइप सोर्सेज इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज, यानी कला संबंध स्रोत। बोलो कोई दिक्कत? चलो पहले हेडिंग डालो, कला संबंध स्रोत। कला संबंध स्रोत, कोहेरेंट सोर्सेज। देखो, यदि किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित यदि किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर, तरंगों के मध्य कलांतर समय के सापेक्ष निश्चित है तो, निश्चित है तो ऐसे स्रोत निश्चित है तो ऐसे स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ऐसे स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। आओ, जैसे S1 है और T समय पर इसमें कितना फेज है? पाई। और S2 में भी कितना है? पाई। तो डिफरेंस कितना है इन दोनों का? 0। कलांतर 0 मिला। यदि T प्लस डेल्टा T समय पे मान लो ये 2 पाई पे पहुंच गई और ये भी 2 पाई पे पहुंच गया, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ? इसका मतलब इन दोनों के बीच में कलांतर क्या है? निश्चित है। और निश्चित है तो ऐसे स्रोत क्या कहलाएंगे? ये कला संबद्ध स्रोत। तो ये S1 और S2 क्या हो गए आपके? कला संबद्ध स्रोत, यानी कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज उतारो फटाफट। हाँ, इंग्लिश मीडियम में लिखो कोहेरेंट सोर्सेज में। कोहेरेंट सोर्सेज के अंदर लिखो, इफ लाइट इमिटेड फ्रॉम ए सोर्स, if light emitted from a sources, then the phase difference between waves, then the phase difference between waves, then phase difference between waves is constant with respect to, is constant with respect to time, constant with respect to time,
then this source is called coherent source. Then this sources is called coherent sources. Coherent sources. At time t plus delta t, S1 S2 और फेज डिफरेंस हिंदी मीडियम वाले डाल लो इनकोहेरेंट सोर्सेज, यानी कला असंबद्ध स्रोत। आगे हेडिंग डालो कला असंबद्ध स्रोत। डालो हेडिंग स्मॉल बी। तो पता तो चली गया होगा क्या लिखना है, सेम लाइनें लिखनी है, बस फेज डिफरेंस क्या नहीं रहेगा, निश्चित नहीं रहेगा समय के सापेक्ष। ठीक है, तो लिखो यदि किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंगों के मध्य कालांतर समय के सापेक्ष निश्चित न हो तो ऐसे स्रोत को कला असंबद्ध स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोत को कला असंबद्ध स्रोत कहते हैं। इसके बाद इंग्लिश में लिखो इनकोहेरेंट सोर्स लिखो। इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स emitted from a light source is not constant with time, then such source is called incoherent sources। आओ इस बार यहां तो ठीक है, पर मान लो यहां 3 पाई फेज आ जाए। कितना आ जाए? 3 पाई। तो फिर फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? पाई। इसका मतलब चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पहले 0 था, इस बार कितना हो गया? पाई। समय के साथ क्या नहीं है? फेज डिफरेंस फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टी प्लस डेल्टा डेस टी समय पे देखो तो मान लो आपको पाई की जगह कुछ और मिल जाए। समझ रहे हो मेरी बात? इस टाइप के सोर्सेज आपके क्या कहलाएंगे? आपके इनकोहेरेंट। उतारो फटाफट। अब हम बात करेंगे कला संबंध स्रोत के ऊपर ही, ठीक है ना? कोहेरेंट सोर्सेज पे ही मुद्दा हमारा, कोहेरेंट सोर्सेज पे ही रहेगा। इस बार इसको लिख लेना कला असंबद्ध स्रोत, इनकोहेरेंट सोर्सेज।
चले आगे, आओ। इसके बाद आता है कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधियां, कि हमें कला संबंध स्रोत प्राप्त कैसे होंगे, ऐसे स्रोत हम लाए कैसे। आओ ध्यान से सुनना, कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधियां, यानी जो अपन कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन करेंगे उसके लिए जो मेथड्स है, इन मेथड ऑफ ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेज, वो दो टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। आपको पढ़ना है इनके बारे में। फर्स्ट जो पढ़ोगे आप पढ़ोगे आयाम विभाजन। कौन सा पढ़ोगे? आयाम विभाजन विधि। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड। आयाम विभाजन विधि, एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड। ठीक है, इसके अंदर आप क्या क्या टॉपिक्स पढ़ोगे? माइकलसन व्यतिकरण मापी क्या पढ़ोगे? एक तो माइकलसन व्यतिकरण मापी, माइकलसन इंट्रोफेरामीटर क्या पढ़ोगे? माइकलसन इंट्रोफेरामीटर, माइकलसन व्यतिकरण मापी। इसी के अंदर आप न्यूटन वलय भी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? न्यूटन वलय, न्यूटन रिंग। ठीक है, इसमें ही आप पढ़ोगे पतली फिल्म। क्या पढ़ोगे? पतली फिल्म। इसी में पढ़ोगे आप फनाकार फिल्म। क्या पढ़ोगे? फनाकार फिल्म, वेज शेप्ड फिल्म। ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे के सारे किस पे बेस्ड है, किस पे आधारित है? आयाम विभाजन। इनमें सब में आयाम को डिवीजन किया जाएगा, यानी डिवाइड किया जाएगा। एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड के अंतर्गत माइकलसन इंट्रोफेरामीटर, न्यूटन्स रिंग, आपकी थिन फिल्म, और एक आएगी वेज शेप्ड फिल्म यानी फनाकार फिल्म। ये सब इसी के अंदर पढ़ोगे। दूसरा आता हमारा तरंगाग्र विभाजन विधि। इसमें क्या करेंगे? वेव फ्रंट का क्या करेंगे? डिवीजन मेथड। तरंगाग्र विभाजन विधि, तरंगाग्र विभाजन विधि। तरंगाग्र विभाजन विधि यानी आपकी वेव फ्रंट डिवीजन मेथड। ये जो इसमें दो टॉपिक हैं, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और आपके आते ही आते हैं बहुत बार। बहुत बार क्या, इस यूनिट में इनमें से एक देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपन यंग का द्विस्लिट प्रयोग। यंग द्विस्लिट प्रयोग, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक पढ़ोगे आप फ्रेनल का द्विप्रिज्म। क्या पढ़ोगे? फ्रेनल का द्विप्रिज्म, फ्रेनल का द्विप्रिज्म यानी फ्रेनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। ये इतने टॉपिक्स में आपकी यूनिट लगभग कवर हो जाएगी, बाकी छोटे मोटे टॉपिक्स रहेंगे।
तो इसका मतलब ये बेस्ड किस पे है? पूरी की पूरी कला संबंध स्रोतों पे बेस्ड है। हमें कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में जितना अच्छे से पढ़ना होगा वो जरूरी है। जितना अच्छा पढ़ेंगे उतने ही अच्छी तरीके से टॉपिक्स कर सकते हैं। ठीक है, पहले इनको उतारिएगा। रोहित मालीपुरा, रोहित क्या है भाई, डिलीट क्यों करता? लिखो कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधियां। डिलीट मत किया करो बेटा ना, लिखो फटाफट। हाँ, मेथड ऑफ ऑब्टेन्ड कोहेरेंट सोर्सेज, मेथड ऑफ ऑब्टेन्ड कोहेरेंट सोर्सेज। methods to obtained methods to obtained coherent sources। फर्स्ट लिखो एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड। एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड। इसके अंदर फिर पहला लिखो माइकलसन इंट्रोफेरामीटर, दूसरा लिखो न्यूटन्स रिंग, तीसरा लिखो थिन फिल्म, और उसके बाद लिखो वेज सेप्ड फिल्म, वेज सेप्ड फिल्म, वेज सेप्ड फिल्म, वेज सेप्ड फिल्म। उसके बाद नीचे लिखो वेव फ्रंट डिवीजन मेथड, वेव फ्रंट डिवीजन मेथड, वेव फ्रंट डिवीजन मेथड। इसके अंदर पहला लिखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद नीचे लिखो फ्रेनल बाइप्रिज्म, फ्रेजनल बाइप्रिज्म, फ्रेजनल बाइप्रिज्म। अब आगे हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट हेडिंग डालिए, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब अपन पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब ध्यान से सुनिए, अध्यारोपण के सिद्धांत में होगा क्या। मान लो सबसे पहले दो समान आयाम व समान आवर्ती की तरंगें संचरित होती हुई, तो यानी उनमें फेज क्या है, सेम, और सेम एम्पलीट्यूड है,
और किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हूं, यानी एक बिंदु पर जाके वो क्या करती हूं, मिलती हुई हूं। ठीक, तो जब वो अध्यारोपित होती है तो उनके तरंगों का विस्थापन का बीजगणितीय योग परिणामी तरंग के विस्थापन के तुल्य होता है। सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल इधर देखना साइड बच्चे, मान लो कि एक वेव है, ऐसे गई एक वेव, ये गई, पहले वाली का एम्पलीट्यूड A1 और दूसरी वाली का एम्पलीट्यूड A2, वो क्या हो जाएंगे, ऐड, क्योंकि दोनों में फेज क्या है, सेम। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक वेव ऐसे है और एक वेव ऐसे है, और इनका परिणामी निकाला जाए तो A1 माइनस A2, क्योंकि फेज दोनों में क्या है, विपरीत। ये मान लो A1 है और ये कितना है, A2, ये A1 है और ये A2, इन दोनों के कहीं बीच में आएगी परिणामी तरंग, आएगी। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, 0, तो वेव, समझ गए? अब लिखो इसके अंदर तरंगों के, सिंपल सी चीज है, लिखो। यानी जो इनसे दोनों से मिलकर जो रिजल्टेड वेव बनेगी ना, उसके डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, तुल्य होगा। बीजगणितीय योग क्यों बोला, क्योंकि ऐड भी हो सकता और माइनस भी हो सकता। लिखो, जब दो समान आयाम व समान आवृत्ति की तरंगे संचरित होती हुई, जब दो समान आयाम व समान आवृत्ति की तरंगे संचरित होती हुई, तरंगे संचरित होती हुई किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो उन तरंगों के विस्थापन का, तो उन तरंगों के विस्थापन का तो उन तरंगों के विस्थापन का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग परिणामी तरंग, परिणामी तरंग के विस्थापन के तुल्य होता है। परिणामी तरंग के विस्थापन के तुल्य होता है। परिणामी तरंग के विस्थापन के तुल्य होता है। एक अथवा और डाल के और लिखो, इसकी जो आपकी बुक में डेफिनेशन है वो और लिखो। लिखो, जब दो समान आयाम व समान आवृत्ति की तरंगे संचरित होती हुई, संचरित होती हुई किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपित होती हैं तो उस बिंदु पर परिणामी तरंग का विक्षोभ, उस बिंदु पर परिणामी तरंग का विक्षोभ सभी तरंगों के विक्षोभ, सभी तरंगों के विक्षोभ सभी तरंगों के विक्षोभ
के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखो रे फटाफट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिखो। व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स, व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स of same frequency and same amplitude, of same frequency and same amplitude superimposed at point, superimposed at a point, superimposed at a point then the sum of displacements, then sum of displacements of individually waves, sum of displacements of individually waves is equal to the displacement of the resulted wave, equal to displacement of resulted wave, इसके नीचे एक काम करना, और लगा के बीच में एक डेफिनेशन और लिखो व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, व्हेन टू or more than two waves of same amplitude two waves of same amplitude and same frequency are propagates, when two and more than two waves of same frequency and same amplitude are propagates and superimposed at a point, 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 then the disturbance of the resulted wave at that point is equal to the vector sum of disturbance, of all the individually waves of
क्या आएगा रे भाई? मैंने इसे कहा मान लो ये रिजल्टेड वेव है, इसका तो विक्षोभ कितना है? ई वेक्टर। ये किसके बराबर होगा? जितने भी वेव्स हैं, जैसे E1 0 है तो वेक्टर, प्लस E0 2 वेक्टर, प्लस E0 3 वेक्टर, सभी के क्या होगा? एडिशन के इक्वल है। क्लियर? ये उतार दो नीचे। अब आएगी मेन कहानी अपनी। अब हेडिंग डालो तरंग समीकरण, वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशंस, तरंग समीकरण, इसको पढ़ेंगे अपन कल की क्लास के अंदर, ठीक है? और कल फिक्स 8 बजे आ जाना, थोड़ा लेट आए हो आप, ठीक है ना? तो लेट मत किया करो, टाइम से आया करो। 8:05 पे क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 9 बज के फिर आगे थर्ड ईयर की क्लास होती है, ठीक है? तो वेव इक्वेशन कल पढ़ेंगे, और कल अपना टॉपिक स्टार्ट होगा इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। क्लियर है? आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल मिलते हैं सुबह 8:05 या 10 मिनट, ठीक है?